आज हम लोग आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आधुनिक बीपीएससी प्रलोभन 69वीं कृत संयुक्त मैंने 68वीं से लेकर है और 38वीं से लेकर 88वीं तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको हम आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे जो 101 तक हम कर दिए पिछले वीडियो में, वीडियो बाई वीडियो। अब हम आपको हम लोग पढ़ाएंगे 102 से क्वेश्चन नंबर चालू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्वराज हमारा जन प्रसिद्ध अधिकार है और हम इससे लेकर रहेंगे। यह नारा कौन दिया था? तो ऑप्शन नारा कौन दिया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। गरमपंथी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का विचार था कि स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता है। माने गरमपंथी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का विचार था कि स्वराज के बिना कोई स्वराज अपना राज्य अपना शासन के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता है। ना कोई औद्योगिक प्रगति, ना शिक्षा और ना ही राष्ट्रीय जीवन की पूर्णता। इसलिए तिलक ने नारा दिया कि स्वराज हमारा जन प्रसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। एक वर्ष 1917 में वर्ष 1916 में देश में 2 होम रूलिंग के स्थापना हुई। 1916 में देश में 2 होम रूलिंगों की स्थापना हुई, जिसमें एक लिंग का नेता लोकनायक तिलक थे, एक लिंग के नेता लोकमान्य तिलक थे और दूसरी के लिंग के नेता एनी बेसेंट नेतृत्व में था। दोनों लिंगों की मांग स्वशासन थी, इसलिए लिंग आंदोलन का दौरान तिलक ने उपयुक्त नारा दिया। सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। कौन के? 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो किसका शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय था। लॉर्ड कर्जन उसका शासन था 1899 से 1905 तक शासन था। उसने अपने शासनकाल के दौरान शैक्षिक सुधारों के लिए 1902 में सर टॉमस रेलो की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। 1902 ईस्वी में उसने अपने शासनकाल के दौरान शैक्षिक सुधारों के लिए 1902 में सर टॉमस रेलो की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयों का गठन किया। आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। निम्न में से अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों का नीतियों का प्रचार था? निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचार करता था? ऑप्शन बी लीडर। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों नरमपंथियों की नीतियों को प्रचार करता था? तो लीडर। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी।
जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर पर समाचार पत्र का संस्थापक मदन मालवीय थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे, जिसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव देश द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव द्वारा रखी गई थी 1835 में मैकलेमिन्स के द्वारा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव द्वारा रखी गई थी 1835 में मैकलेमिन्स के द्वारा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव 1835 ईस्वी में मैकलेमिन्स से पड़ी, स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले का मानना था कि यूरोप का एक अक्षय पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत के और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा मैकाले के प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए भारत में अंग्रेजी की उच्चतम शिक्षा के माध्यम से बनाए जाने की मंजूरी दी गई। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस को मुख्यतः आकर्षित किया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातीय और उदार रजवाड़े। ये 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? देखो 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत का इतिहास में विशेष स्थान है। देखो 19वीं सदी जो है ना, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास का विशेष स्थान है। इसने जहाँ एक और धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत को अतीत को उजागर करते हुए भारतीयों का मन का आत्मगौरव की भावना उजागर की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों का उदार रजवाड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन डी हो जाएगा राजा राममोहन राय। देखो राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य से भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युद्धूत कहा गया है। किसको? राजा राममोहन राय को। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक? ऑप्शन हो जाएगा राजा राममोहन राय आत्मीय सभा का संस्थापक थे। आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आत्मीय से हो गए हिंदू धर्म के एक सेवावादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा का स्थापना की। देखो हिंदू धर्म को एक सेवावादी एक मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने अपने युवा नया समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा का स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सम प्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं को सभी प्राचीन मौलिक धर्मों ग्रंथों ने एक ब्राह्मण का उपदेश दिया है। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की,
प्रमाण यह विचार व्यक्त किया है कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब हुई? कब स्थापना हुई थी, कब? तो देखो, ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा का नाम से एक नए समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय ने कब? 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा के नाम से एक नया समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और ब्रह्म की पूजा करते उपदेश दिया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इस समाज, कौन समाज? मैंने ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्राह्मण की पूजा की उपदेश दिया। तो ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर के एकता पर विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा के अलग रहते थे। इस नवीन धर्म को सामाजिक रीति रिवाजों एक धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। मतलब है नया इसमें ब्रह्म सभा नया धर्म का सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत विचार किए बिना मानव पात्र के प्रति प्रेम तथा उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। दिए गए विचरण से ऑप्शन कोई नहीं होगा। राजा राम मोहन राय ने द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी। सती को गैर कानून किसने घोषित किया? ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम बेटिक ने। सती को गैर कानून घोषित किसने किया? विलियम बेटिक ने। लॉर्ड विलियम बेटिक ने दिसंबर 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा का प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून का केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, परंतु 1830 में इसने बम्बई और मद्रास में प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। देखो, इसका मतलब हुआ लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को कब गैर कानून के घोषित किया? तो दिसंबर 1829 में 17 सती प्रथा नियम 17 के द्वारा ये प्रथा प्रतिबंध लगा दिया। फिर प्रारंभ में तो बंगाल में हुआ, उसके बाद 1830 में बम्बई और मद्रास में हुआ था। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक नाम क्या था? 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक के नाम क्या था? ऑप्शन ए वेदांत ग्रंथ। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय का पहली पुस्तक का नाम क्या था? वेदांत ग्रंथ। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम वेदांत ग्रंथ। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक तुफ उल मुआउद्दीन है। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक का नाम तुहफल उल मुआउद्दीन है, जिसका प्रकाशन 1803 में हुआ था, जिसमें हिंदुओं को तर्कहीन धार्मिक विश्वासों को भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया गया था। परंतु 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पुस्तक का नाम वेदांत ग्रंथ था। अतः आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए माना है, जो त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए गलती है। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक तुहफत उल मुआउद्दीन है, जिसका प्रकाशन 1803 में हुआ था, जिसमें हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वास को भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया। परंतु 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पुस्तक का नाम वेदांत ग्रंथ है। अतः आयोग ने इसका उत्तर ए माना है। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका के
तरयूनी आंदोलन किसने चलाया था? फराजी आंदोलन के विरोध 1893 में ढाका में तरयूनी आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में ऑप्शन डी जैनपुर के करामत अली देखो करामत अली। फराजी आंदोलन का विरोध में 1893 में ढाका में तरयूनी आंदोलन किसने चलाया था? फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तरयूनी आंदोलन किसने किया? जैनपुर के करामत अली। फराजी आंदोलन के विरोध 1838 से 39 में हुआ था, जिसमें ढाका में तरयूनी आंदोलन चलाया गया था जिसका नेतृत्व जैनपुर के करामत अली ने किया। फराजी आंदोलन का शुरुआत 1818 में हाजी शरीउतुल्लाह ने की थी। इसे आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी बंगाल था और इसका उद्देश्य क्षेत्र मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचारों और गैर मुस्लिम प्रथाओं को उन्मूलन करना था। तरयूनी आंदोलन का प्रारंभ 1839 में हुआ था, न कि 1893 में। आयोग इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया। 1839 में हुआ था, ना कि 1893 में। समझ में आया? 1893 में नहीं था, 1839 में फरासी आंदोलन का विरोध हुआ था। तरयूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो जैनपुर के करामती अली। सर सैयद अहमद खान के सबसे कट्टू आलोचक कौन थे? सर सैयद अहमद खान के सबसे कट्टू आलोचक कौन थे? सर सैयद अहमद खान के कट्टू आलोचक कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा जलालुद्दीन अफगानी थे। सर सैयद अहमद खान के सबसे कट्टू आलोचक जमालुद्दीन अफगानी थे। वहीं अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का प्रारंभ सैयद अहमद ने किया था। सर सैयद अहमद का सबसे कट्टू आलोचक जमालुद्दीन अफगानी थे। वहीं अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार थे। आंदोलन के प्रारंभ सैयद अहमद ने किसे किया? सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया और उसका विरोध 1828 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। अब विरोध कब हुआ था? तो सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था और उसके 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला को। किसी कानून समस्या के कौन सा कानून समस्या के हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला। 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के सामने मुकदमे को देखने का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधी जी ने स्वीकार किया और 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। देखो 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी को सामने मुकदमे को देखने के प्रस्ताव रखा, जिसे गांधी जी ने स्वीकार किया। 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया? 1904 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया? 1904 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में सर टॉमस रायले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में
सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयों आयोग गठित किया और 1940 में उसको आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय था। यह भारत का सर्वाधिक अलेखप्रिय वायसराय था। अलेखप्रिय सबसे लोकप्रिय था। बंगाल नाटक नील दर्पण को अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? दीनबंधु माइकल मधुसूदन दत्त ने। बंगाल नाटक देखो दीनबंधु बंगाल नाटक नील दर्पण नील आंदोलन 1859 उल्लेख किया गया तथा किसानों को शोषण को बारीकी से उभारा गया। इस बंगला नाटक का अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने की थी। देखो जैसे बंगाल नाटक जो बंगाल के नाटक नील दर्पण को अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने। दीनबंधु के बंगला नाटक नील दर्पण में नील आंदोलन 1859 का उल्लेख किया गया है और तथा किसानों के शोषण को बारीकी से उभारा गया है। मैंने किसानों को और इस बंगला नाटक को अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन ने अंग्रेजी में किया। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य का यह किसने कहा था? ऑप्शन ए हो जाएगा टीबी मैकाले। मैकाले का मानना था कि मैकाले का मानना था कि यूरोप एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का तख्ता भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मैकाले का मानना था कि यूरोप एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी के तख्ता एवं भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से मूल्यवान है। मैकाले ने भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हुए अंधविश्वासों को मंझा बताया। मैकाले भारतीयों में से पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो एक रक्त से भारतीय पर विचारों का रुचि बुद्धि से अंग्रेज हो। पंजाब हिंदू सभा का स्थापना हुई थी तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1909 में। अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से पूर्व पहले पूर्वी प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से पहले प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा के स्थापना की थी। सबसे पहले पंजाब प्रांत में कई वर्षों प्रांतों में वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू सभा का स्थापना की गई थी। पंजाब के बाद बंगाल तथा संयुक्त प्रांत हिंदू महासभा का स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू महासभा का स्थापना अप्रैल 1915 में हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान हुई। निम्न में से युग्मों में से कौन सा सुमेल सही है? ऑप्शन सी हो जाएगा 1-3। 1905 में बंगाल विभाजन हुई, सही बात बा। 1919 में रौलट एक्ट हुआ, सही बात। बंगाल विभाजन 1905 तथा रौलट 1919 हुआ था। कांग्रेस में फूट या कांग्रेस विभाजन 1907 में अधिवेशन में हुआ थी। अतः केवल 1-2 सही है, ठीक है। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 में व्यक्ति और सूची बी में विषय के सम्मिलित कीजिए। विषय में सम्मिलित और कुछ का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। देखो सही उत्तर दे रहे हैं हम लोग। देखो मैकडोनाल्ड का विषय है कम्युनल आवाज से।
लिंथो का अगस्त प्रस्ताव से विषय में डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और शेफोर्ड का दैत्य शासन प्रणाली डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ प्लान्स लिंगनाथ अगस्त प्रस्ताव और मैंगफोर्ड का कम्युनल अवार्ड। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक आंदोलन चलाया गया था? ऑप्शन डी हो जाएगा अवध में। 1922 में अवध के किसानों ने एक नाम से आंदोलन चलाया। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराकमपुर एवं सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। एक आंदोलन का प्रमुख नेता मदारी पासी था एक आंदोलन का। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना था? ऑप्शन डी हो जाएगा रेड शर्ट के से नाम से जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई किस नाम अन्य नाम से? तो रेड शर्ट्स। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक के स्वयंसेवक लाल कुर्ती पहनते थे। स्वयं को मैंने गफ्फार द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार के स्वयंसेवक लाल कुर्ती पहनते थे, जिस कारण खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट के नाम से जाना जाता था। लाल कुर्ती दल ने गफ्फार खान को एक अफगान को उपाधि दी थी। इन्होंने फरखुतून नामक एक पत्रिका का पश्तो भाषा में निकाली जो बाद में देश का रोजा नाम से प्रकाशित हुई। जमींदारों द्वारा कृषकों से मांग गए बेगार और अवैध उपकरण को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन हो जाएगा हो जाएगा वे थी। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगी गए जमींदारों के द्वारा कृषक से मांगी गए बेगार एवं अवैध उपकरण को किस नाम से जाना जाता था? वे थी। जमींदारों द्वारा पृथक से मांगे गए बेगार एवं अवैध उपकरणों को बेथी कहा जाता था। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने के प्रथा बेगार कहलाते थे। जातीय प्रकार का औपनिक जबरन श्रम होता था। पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया। यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक ये भारतीय पुरुष, महिला एवं बालक भारत को जीवित रहे। ये किसने का? ऑप्शन बी लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा है और कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक ये भारतीय पुरुष, महिला, बालक जीवित रहे। वर्ष 1929 के अधिवेशन लाहौर का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के मनाने का निश्चित किया गया था। जहां मैं भी हूँ जगदीशपुर में, वहाँ किसने कहा था? तो कुंवर सिंह के थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के बादशाह जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय वीर कुंवर सिंह ने बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसी विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने कहा, मैं जहाँ हूँ जगदीशपुर में हूँ। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इसके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। दिसंबर 1858 तक युद्ध में जारी रखा। अंत में विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने विद्रोह का दमन कर दिया। बिरसा मुंडा का अनुयायी किनके अवतार मानते थे? बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा धरती का अब्बा। बिरसा मुंडा विद्रोह का उलगुलान या महाविद्रोह भी कहा जाता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से प्रारंभ हुआ। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 में प्रारंभ हुआ, परंतु 1895 ईस्वी के बाद इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। 1900 ईस्वी तक चलता रहा। बिरसा ने 1895 स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया। बिरसा मुंडा का अनुयायी उन्हें धरती अब्बा का अवतार मानते थे। बिरसा ने अपने समर्थकों को सिंह बाबा की पूजा करते सलाह दी। बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन किस स्थान में गोल्डन लिंक नामक स्थान पर हुई?
ऑप्शन डी हो जाएगा देवघर। स्वदेशी आंदोलन भारतीय सराय लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 बंगाल विभाजन के निर्णय से प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ था। 7 अगस्त 1905 के कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। बहिष्कार बाइकॉट एवं स्वदेशी आंदोलन का समर्थन तत्कालीन बिहार के वर्तमान झारखंड के देवघर स्थान पर गोल्डी लिंग नामक स्थापना की गई थी। पटना से प्रकाशित होने वाली प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन थी? ऑप्शन बी हो जाएगा द बिहार हेराल्ड। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार में पहले अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार ग्वालियर प्रकाशन 1875 में शुरुआत किया गया था। बिहार का पहला समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार के प्रयास से प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रकाशित किया गया था। उस समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने सितंबर 1856 में एक उर्दू अखबार बिहार का प्रकाशन शुरू किया। इसके बाद 30 तक ले करते हैं। इसके बाद अगला हम लोग वीडियो में करेंगे। और 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन हो जाएगा सी जगजीवन राम। वर्ष 1928 में बिहार रविदास प्रथा सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 1935 में अस्पृश्यों के लिए समानता प्राप्त करने का समर्थित गठन था। जगजीवन राम 1937 में विधानसभा के लिए चुने गए थे, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण श्रम आंदोलन का आयोजन किया। देखो ये हम लोग वीडियो इसके बाद 131 से हम देखते हैं। आज आप लोग को 500 तक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रलोकन करेंगे। चलो आज हम वीडियो समाप्त करते हैं।